मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में। और आज ये आपका 5वां लेक्चर होने वाला है, तो लेक्चर को ध्यान से देखेंगे और सिस्टमेटिकली देखेंगे। जो लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा था, पहले वो जाकर के लेक्चर देखिए, तभी ये चीजें आगे से सिस्टमेटिक कंटिन्यू हो पाएंगी। तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाले ड्यू टू डाइपोल। लास्ट टाइम हमने उसका एक्सप्रेशन निकाला था एट एनी पॉइंट एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पर, उसके एक्सप्रेशंस आपको याद होंगे। आज इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, आइए फटाफट से एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? तो पहला एग्जांपल है हमारा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 6.0 into 10 to the power -5 कूलम मीटर हैज अ पॉइंट एट 12 सेंटीमीटर ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस ऑफ डाइपोल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पर आपको बताना है कि 60 डिग्री पर 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल कैसे निकालना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो लेट्स सी कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है कि क्या क्या चीजें आपके पास हैं। तो 6.0 into 10 to the power -5 कूलम मीटर, ये आपका डाइपोल मोमेंट हो गया। सिंपली अगर मैं पूछूं आपसे कि डिस्टेंस कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, ये आपका डिस्टेंस है। चेंज करने वाली बात आती है, तो चेंज तो आपको करना आता ही है, कर लेंगे आप। सिंपली यहाँ पे कितने एंगल पर पूछा गया है, तो 60 डिग्री पर पूछा गया है, तो थीटा की वैल्यू भी 60 डिग्री गिवन है। एज यू नो कि एट एनी पॉइंट आपका पोटेंशियल क्या होता है, तो एट एनी पॉइंट आपका पोटेंशियल होता है K, जो कि 1/4πε0 है, P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, राइट? ऐसे ही कुछ था। K की वैल्यू एज यू नो 9 into 10 to the power 9 पुट कर सकते हो आप, और यहाँ पर P की जगह पे वैल्यूज पुट कर दोगे। P की वैल्यू 6.0 into 10 to the power -5, ये कूलम मीटर में है, तो अच्छी बात, यहाँ पे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। कूलम सेंटीमीटर में होता तो चेंज करते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे cos 60 पुट कर दीजिए, सिंपली डिवाइड करिए। r की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर को 12 into 10⁻² लिखकर स्क्वायर कर दीजिए। सिंपली इसको सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट करेंगे, कैसे सॉल्व आउट करेंगे पता ही है। अब ये आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ होमवर्क। तो cos 60 की वैल्यू एज यू नो पता ही है, जो cos 30 की वैल्यू जो sin 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 रख लीजिएगा, रख के सॉल्व करके इसका आंसर आप मुझे देंगे। ये आपका होगा होमवर्क, राइट? करके जरूर कंटिन्यू करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन के सिमिलर है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूं, लेकिन आपको करना होगा एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन सॉल्व। आइए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए ऊपर का सेक्शन मैं इरेज कर देता हूं। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम तो होना चाहिए कि इसका आप डायग्राम प्लॉट करें। क्या है इस डायग्राम में, पहले ये देखिए। यहाँ पर आपको दिया गया है P, R और Q, 3 पॉइंट्स है, और यहाँ पे देखिएगा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ये 3D में है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे पहला वाला जो आप देख रहे हो वो वैकेंट है, 0 है। इसका मतलब जो एक एक्सिस है वो खाली है, मतलब आपको सिर्फ 2D बनाना है। ओके, 2D में आपको x y z में x वाली एक्सिस जो है वो 0 मिल रही है, मतलब अब आपको x एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने तो ये वाली लाइन खींच दी है। ऐसे केस में क्या करें, कोई इशू नहीं है, इसको आप y, इसको आप z ट्रीट कर सकते हो, किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आपको P लोकेट करना। P का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 4। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन है 6 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे आपने 6 माइक्रोकूलम का चार्ज रख रखा है, राइट? और यहाँ पर प्लेस्ड एट ओरिजिन वेयर अनदर चार्ज -2 मिलीकूलम स्टार्ट टू ब्रिंग P R to Q। If P के कोऑर्डिनेट और Q की कोऑर्डिनेट दे रखी है, R की कोऑर्डिनेट दे रखी है, देन फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको P लोकेट करना होगा। P कहां लोकेट करना है, 0 0 4 पे, और 4 क्या आपका Z है, और Z आपने कहां, y वाले जो पहले y लेते थे उस पर ले रखा है, तो यहाँ पे आपको लोकेट करना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले 0 0 4 लोकेट करना है। तो लीजिए 0 0 4, राइट? ये किसमें है, किसमें, ये आपका मीटर में है, तो कोई इशू नहीं, सारे मीटर में होंगे। और यहाँ पर अब अगला R को लोकेट करना है। R को हम लास्ट में लोकेट करेंगे, पहले Q को देखते हैं। Q 0 3 0, तो 0 3 0 आपको कहाँ मिलेगा, मतलब x y और z। तो यहाँ पे z
ऑफ कोर्स नहीं है, x तो ऑलमोस्ट नहीं है। यहाँ पे आपको लोकेट करना है q और लोकेट कर दीजिए क्या 0 3 0, राइट। यहाँ पे ये हो गया। अगला कोऑर्डिनेट है r 0 3 4, तो 0 3 4 कहाँ मिलेगा, तो इसको आप ऊपर लेके जाइए 3 और इसको आगे लेके जाइए, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे आपको r कोऑर्डिनेट मिलेगा। ये r कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या है, r कोऑर्डिनेट है 0 3 4, तो यहां पे आपने लोकेट करना है 0 3 4, राइट। और ये 3 जो है वो आपका कौन सा कोऑर्डिनेट है, y, और 4 कौन सा कोऑर्डिनेट है, z। इस तरीके से अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको p के थ्रू r के थ्रू q पर लाना है, तो आपको किसको लेके आना है, ऐसे लेकर के किसको आना है, -2 मिली कूलम चार्ज को। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन। अब आपको याद होगा मैंने एक टॉपिक बताया था कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब यहां पर आपको वर्क डन करने के लिए किसी भी तरीके की रूट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी भी रूट से ला सकते हो। और वर्क डन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो स्टार्ट आपने P से किया था और फाइनली आप कहां पे पहुंचे हो, Q पर। तो आपका फाइनल पॉइंट पता है इनिशियल, तो आपको रूट से कोई मतलब नहीं है कि आपने एग्जैक्टली कौन सा रूट चूज किया है। तो सॉल्व करें क्या, तो सबसे पहला आपको डिसाइड करना है कि आपका मेन चार्ज कितना है। तो मेन चार्ज है आपका 6 माइक्रोकूलम, ओके। तो इसको चेंज कर लेंगे 6 × 10⁻⁻6 कूलम, ओके। देन अगला कोऑर्डिनेट, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए P पर पोटेंशियल, आपको चाहिए Q पर, आपको R से कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इन पॉइंट से मतलब है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट से मतलब है, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले VP की। तो VP क्या है, VP आपका पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल क्या होने वाला है, ऑफ कोर्स K, और ये चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल आएगा। तो ये चार्ज क्या है, एक्चुअली ये चार्ज आपका 6 × 10⁻⁻6, चार्ज अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस, तो 1/4 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। यहां से यहां के डिस्टेंस क्या है 4, ऑफ कोर्स P की लोकेशन है 4, मीटर में है तो कोई चीज दिक्कत नहीं है, सिंपली आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। ये आपका हो गया वोल्ट, राइट। सिंपली अब आप कहां Q पर चलो, Q पर भी पोटेंशियल निकालना होगा, तो Q पर पोटेंशियल क्या होने वाला है, ऑफ कोर्स K, और यहां पर आपने क्या लिख देना है 6 × 10⁻⁻6, डिस्टेंस 3, और फाइनली ये भी वोल्ट में आ गया। अब आपको वर्क डन चाहिए यहां से यहां लाने के लिए R के थ्रू, तो कोई मतलब नहीं है। वर्क डन के लिए आपको फॉर्मूला पता है, W = Q0 × del V, और del V इज व्हाट, नथिंग बट फाइनल माइनस इनिशियल, तो Q माइनस VP, राइट। यही होता है कॉन्सेप्ट। आइए, तो यहां पर चार्ज Q0 की वैल्यू क्या है, तो चार्ज इसको तो नहीं लेके आ रहे हो, Q0 की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, इसको लेके आ रहे हो। ये फॉर्मूला तो आपको लर्न हो गई। तो ऐसे केस में आपको 2 मिली है, मिली की वैल्यू -3 × VQ, तो VQ कितना है, VQ में आप देखिए VQ और VP में क्या कॉमन है, तो K कॉमन, तो K बाहर, और सिंपली यहाँ पर 6 की वैल्यू भी बाहर, 10⁻⁻6 भी आउटसाइड, और अंदर आपका क्या बच गया 1/3 -1/4, राइट। सिंपली इसकी वैल्यू आप रख सकते हो, 2 6 12, तो हो गया 12 × 10⁻³ × 9 × 10⁻9 × 10⁻6, और ये आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4 - 3/12, राइट। ऐसे ही कुछ होने वाला है। अब ये हो गया आपका 4 - 3/12, इसको आप करेंगे सॉल्व। अब क्या करना है, एग्जैक्टली 10⁻³ 10⁻6 -9 और 9 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या 9, और यहां पर कितनी वैल्यूज बच रही है, यहां पर आपकी 4 - 3 दैट इज 1, ऑफ कोर्स 9 जूल को। तो आपको आंसर क्या मिला, आपको मिला कि अगर आप चार्ज को यहां से पिक करके यहां लेकर के आओगे तो ऐसे केस में आपको 9 जूल परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये हो गया फाइनली आपका काम खत्म। अब इसी तरीके से आप होमवर्क करोगे, और ये आपका होमवर्क होने वाला है, और होमवर्क में आप अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 12 पॉइंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.12 सॉल्व करोगे। याद रखिए
2.12 होमवर्क होगा आपका। अब हम आगे देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, आइए देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, दैट रीजन विच हैव सेम पोटेंशियल एट ईच पॉइंट, राइट। तो ऐसा कोई फील्ड में हमें सरफेस चूज करना है जहां पर आपकी हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो हम लोग इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। The imaginary surface drawn into the field where each and every point has same potential, which is called equipotential surface. Define करिए इसको। The region drawn into the field where each and every point has same potential, this is called इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को एग्जैक्टली हम कैसे समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे से क्या निकल रही होगी? साउंड वेव्स, जस्ट लाइक जैसे कि पॉइंट चार्जेस से निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो इफेक्ट हम देखेंगे हमसे 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो इस पूरे पॉइंट पर सारे पॉइंट से अगर हम सरफेस खींचे, ड्रॉ करें, तो इस 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से खींचने जाने वाला जो सरफेस होगा वो सरफेस एक्चुअली इक्विपोटेंशियल होगा, क्योंकि हर 3 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल सेम होगा, तो वो सरफेस आपका क्या होगा? इक्विपोटेंशियल। सिंपली यहां पर भी ऐसे ही इक्विपोटेंशियल के बारे में बात हो रही है। तो इक्विपोटेंशियल को कैसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे डिनोट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इट हैज 3 टाइप्स। कैसे इसको एक्सप्लोर करेंगे? तो पहला जो हमारा है वो है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस फर्स्ट है। अब इसको कैसे डोनेट करेंगे? सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर मैं बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, किसी भी तरीके के चार्ज के बारे में, तो उस लाइन से आप क्या ड्रॉ कर सकते हो? इस तरीके से इमेजिनरी लाइंस आपने बना दी। किसके आसपास? उसी पॉइंट चार्ज के आसपास, रो चार्ज के आसपास। ये लाइंस कैसी हैं? आउटसाइड ड्रॉ कर दिया आपने, या आउटसाइड जा रही है। अब इस आउटसाइड लाइंस के आसपास अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट ले लूं और उतने ही डिस्टेंस में यहां पे कोई पॉइंट ले लूं, उतने ही डिस्टेंस पे यहां पे कोई पॉइंट ले लूं, यहां पे उतने ही, मतलब पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर अगर मैं किसी पॉइंट को सपोज कर लूं, तो इस हर पॉइंट से अगर किसी तरीके का एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो ये इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करिए कैसा होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर पॉइंट चार्ज है तो ये लाइंस तो हर जगह निकल रही होंगी, तो इससे इक्वी डिस्टेंस पर अगर मैं किसी इमेजिनरी सरफेस को ड्रॉ करूं, तो ये एक्चुअली कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, राइट, स्फेरिकल ऑफ कोर्स। और ये स्फेरिकल रीजन केवल एक नहीं और भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये लीजिए, और भी उतने ही डिस्टेंस पर अगर आपने इक्वल डिस्टेंस लेकर के दूसरा अगर रीजन बनाने की कोशिश करी, तो उसके आसपास हमें एक और इक्विपोटेंशियल मिल जाएगा। इस तरीके से आप जितने मल्टी रीजन्स चाहो बना सकते हो। मेक श्योर कि हर रीजन जो है वो इंडिविजुअल होंगे और चार्ज के आसपास आप इक्विडिस्टेंट खींचोगे। तो चार्ज से इक्विडिस्टेंट पर हमें ये रीजन जो मिल रहा है वो स्फेरिकल मिला। लेकिन सोर्स चार्ज क्या है? सोर्स चार्ज एक पॉइंट चार्ज है, तो हमें क्या लिखना होगा? ड्यू टू point charge spherical equipotential region can be drawn। ओके, तो ये हो गया पहला आपका। नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है
सेकंड, ये है आपका सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये क्या होगा, सिलेंड्रिकल का जो ट्रेस है वो तभी पॉसिबल है जब आपको एक नहीं मल्टीपल पॉइंट चार्जेस मिलेंगे, वो भी लाइन सोर्स पर। तो चलिए मेरे पास कोई लाइन चार्ज सोर्स है कुछ इस तरीके का, तो लीनियर चार्ज सोर्स से लाइंस तो निकलेंगी, और ये लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी जरा सोचिए। एज्यूम करिए ट्यूबलाइट से जो लाइट निकलेंगी वो चारों तरफ से यूनिफॉर्मली निकलेगी और ऊपर भी उतना ही इफेक्ट देंगी जितना बॉटम पर देने वाली है। ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये क्या है, एक्चुअली मैंने ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हैं जो कि पॉइंट चार्ज से ट्रेस होता है। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, हर पॉइंट चार्ज मिलकर के पूरा एक लीनियर चार्ज सोर्स बनाता है। तो इस लीनियर चार्ज पर ये लाइंस नीचे नहीं जाएंगी, आपको पहले पता है ये लाइंस एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक डिस्क बना सकता हूं, इतने ही डिस्टेंस पर एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर या सर्कुलर जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। और ऐसे मल्टीपल डिस्क आप बनाते जाएंगे, मल्टीपल सर्कुलर लूप्स बनाते जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल रीजन निकल करके आएगा। तो ये देखिए आपका एक सिलेंड्रिकल रीजन जो है, जो कि लीनियर चार्ज सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर बनेगा, वो इक्वल डिस्टेंस वाला रीजन आपका सिलेंड्रिकल रीजन होगा, और दैट सिलेंड्रिकल रीजन इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपली अगर मैं और भी बनाऊं तो यहां पर और भी इक्विपोटेंशियल रीजन बना सकते हैं। तो यहां पर ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल, मल्टीपल जितने भी चाहें आप इक्वल डिस्टेंस पर ट्रेस कर सकते हैं, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ये इक्विपोटेंशियल V1, ये इक्विपोटेंशियल V2। ये V1 V2 में अगर मैं ये आपसे पूछूं कि क्या दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगी, तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लीनियर चार्ज सोर्स के पास होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, और यहाँ पे आप दूर जाएंगे तो पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। याद रखेंगे V1 ग्रेटर देन V2, और सिंपली यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ V1 और यहाँ V2, तो ऑफ कोर्स V1 ग्रेटर देन V2। जैसे जैसे आप डिस्टेंस कवर करते हो पोटेंशियल वीक होता है। बात समझ आ गई। तो ये कैसे ट्रेस होगा, तो सिंपली ड्यू टू पॉइंट चार्ज की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्यू टू लाइन चार्ज सोर्स, ड्यू टू लीनियर चार्ज सोर्स, कॉमा सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल कैन बी ड्रॉ। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड, जो कि होने वाला है प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए देखते हैं। थर्ड, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अब प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस आप कैसे बनाएंगे, तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए मान लीजिए कि आप ट्रेस करते हो एक इनफाइनाइट तक जाने वाली कुछ लाइंस, और एक्चुअली पैरेलल लाइंस कहां से ट्रेस होती हैं, किसी पॉइंट से ट्रेस होकर के इनफाइनाइट की ओर जा रही होंगी, तो इनका ओरिजिन फिलहाल के लिए इनफाइनाइट मान सकते हो। तो ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करती हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर और यहाँ पर इस पॉइंट्स पर जो कि वर्टिकल पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा, तो यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स पर आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पता है इस पूरे वर्टिकल पॉइंट पर, लेकिन जैसे जैसे फील्ड में आगे बढ़ोगे तो आपका पोटेंशियल वीक होता जाता है। तो मतलब इसमें बहुत सारी लाइंस इस तरीके से ट्रेस हो रही हैं, और बहुत सारी लाइंस हर जगह पे पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। तो उन सारे पॉइंट्स को लेकर के अगर मैं एक सरफेस ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके का सरफेस बनेगा, और ये सरफेस एक्चुअली कैसा है, प्लेन सरफेस। सिंपली अगर मैं आगे बढ़ूं और यहां पर किसी एक पॉइंट को सपोज करूं, तो ये वर्टिकल पॉइंट्स पर भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो कि सेम पोटेंशियल रखते हैं, और इससे होकर ट्रेस करेंगे तो एक और हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। सिंपली इस तरीके से मल्टीपल रीजन्स ऐसे पैरेलल फील्ड में बना सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल फील्ड में ऐसे रीजन्स आप बना रहे हो तो हर आपका रीजन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इंडिविजुअल इक्विपोटेंशियल सरफेस है। फील्ड में आप आगे जा रहे हो तो फील्ड में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल वीक होता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस में V1 की वैल्यू ऑफ कोर्स
बड़ी होगी किससे, एज कंपेयर टू V2। लेकिन दोनों आपके कैसे हैं, क्योंकि ये फील्ड में प्लेन बने हुए हैं, क्योंकि पैरेलल फील्ड में बना हुआ परपेंडिकुलर प्लेन ये एक्चुअली इक्विपोटेंशियल प्लेन रीजन कहलाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप चाहे जितने भी ट्रेस कर सकते हो। बना किससे, ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं। याद रखिए, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में परपेंडिकुलर रीजन, द perpendicular plane drawn into parallel field lines called plane equipotential surface। ओके, तो इस तरीके से सारे इंडिविजुअल्स हैं। ये एक जो कि पॉइंट सोर्स से ओरिजिनेट होता है, पॉइंट चार्ज से, ये आपका लीनियर चार्ज से, और ये पैरेलल फील्ड लाइन से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि आपको ये स्ट्रक्चर बनाने को एग्जाम में आता है, हर एग्जामिनेशन में आपसे पूछा ही जाता है। तो ये तीनों क्लियर हो गया। जब भी हम इक्विपोटेंशियल की बात करते हैं तो इक्विपोटेंशियल के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हमारा टर्म है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए चेक करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। आपको पता है जैसा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या मिलेगा, जीरो। सिंस इक्विपोटेंशियल surface has potential difference zero, then work done W is equal to Q into delta V, क्योंकि del V is equal to जीरो होगा तो Q into जीरो, that is what, जीरो। क्या समझ में आया कि वर्क डन अपॉन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस का बेस्ट एग्जांपल बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पेंसिल सेल देख रखा है, तो ऑफ कोर्स आपने देख रखा होगा। तो एक्चुअली पेंसिल सेल का जो एक टर्मिनल पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज का जो वो टर्मिनल होता है ऊपर वाला जो एंड होता है, उस एंड पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। ऐसे अगर नेगेटिव वाले के बारे में बात करूं तो नेगेटिव पॉइंट पे भी हर जगह पे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, तो वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को यहां से यहां मतलब बगल में ले जाने में किसी तरीके का वर्क डन करना नहीं पड़ता, इसीलिए एनर्जी लॉस नहीं होती जब तक उसको आप दूसरे टर्मिनल से जोड़ ना दे। एग्जैक्टली इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कोई सरफेस जहां पे पोटेंशियल सेम हो, वहां पे चार्ज जाएंगे आएंगे तो किसी भी तरीके का वर्क डन नहीं होगा, एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है। राइट, ये हो गया पहला। राइट, नेक्स्ट है आपका, क्योंकि आपको ये बात तो पता है कि वर्क डन जीरो है। अब मैं आपको एक डायग्राम से पहले समझाने की कोशिश करूं कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपने कुछ इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर दी। ये लाइंस एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इस तरीके से आपने यहां पर पॉजिटिव चार्ज के आसपास भी ये ऐसे एक रीजन बना दी, और ये रीजन आपको क्या दिखाता है, एक सिलिंड्रिकल रीजन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, और ये रीजन आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, सिंपली आपको याद होगा कि ये लाइंस जो है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री। यहां पर ये लाइंस जो है, ये लाइंस आउटसाइड जा रही है, और ये सरफेस कुछ इस तरीके से कर्व है, तो ये भी आपका क्या है, रेडियल है, तो ऑफ कोर्स 90 डिग्री बनाएगा। सिंपली आपको एक और आपको बताया गया था, इसमें अगर आप किसी भी तरीके का सरफेस ऐसे बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर ही बनेगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। राइट, तो यहां पर आपने क्या बोलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये कोई सरफेस और नहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस है। याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा
आपके रीजन के परपेंडिकुलर होगा। इसको मान लीजिए प्रूफ करना होगा तो कैसे प्रूफ करोगे? तो प्रूफ करने के लिए हमें ये बात तो पता है कि सिंस W इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस W इज इक्वल टू 0, तो W इज इक्वल टू 0 तो इसे लिखेंगे पोजीशन 1 to 2। ये पोजीशन आपके कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं और इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको वर्क डन चाहिए और वर्क डन का फॉर्मूला होता है F into ds into cos थीटा, जो कि इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 0। तो F को क्या लिख सकते हो? F को लिख सकते हो आप Q नॉट इंटू ई डी एस कॉस थीटा, राइट? ऐसा ही कुछ लिख सकते हो, आपने लिख दिया। अब ये Q नॉट को आप रहने दो, बाकी सारे टर्म्स को आप उधर लेके जाओ, सबको उधर लेके जाओगे तो आपको मिलेगा ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और फाइनली कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 किसकी वैल्यू होती है? cos 90 की, और cos 90 आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई? 90। इट शोज दैट कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया जो है आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर शो कर दिए हो। इसका मतलब कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना होगा कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। याद रखिएगा, लिख लोगे, आपका थर्ड होगा। थर्ड आपको लिखना होगा इक्विपोटेंशियल surfaces never intersect to each other। याद रखें कि आपके कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को नहीं काटते, ये एक दूसरे के बगल से निकल जाएंगे, इक्विपोटेंशियल बनाएंगे लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे, डिस्टॉर्ट होंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। याद रखिए, तो इन तीन प्रॉपर्टीज को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई भी प्रॉपर्टीज ही पूछ सकते हैं, सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी होगी। तो बच्चों आज के लिए हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने देखा कि किसी डाइपोल की वजह से आपके किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, साथ ही हमने वर्क डन निकाला किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, किसी भी रूट से लेके जाइए कोई मतलब नहीं है। और नेक्स्ट देखा हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसकी प्रॉपर्टीज और इसके टाइप्स। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।